तो एक बार जल्दी से हम एक क्विक गो थ्रू कर लेते हैं कि आईपीमेट इंदौर का पिछले 2-3 सालों में क्या कट ऑफ्स रही है। इससे आपको स्ट्रेटजी बिल्डअप करने में काफी इजी होगा। सो इफ यू लुक एट 2024 लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर इट वाज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर टाइप में कट ऑफ वाज 24, देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कट ऑफ 35 था, और अगर वर्बल की बात करें तो इट वाज अराउंड 113। तो इसको जानने के पहले आपको पैटर्न का भी नॉलेज होना चाहिए। पैटर्न के बारे में मैं जल्दी से बता देता हूं। इंदौर के पैटर्न की बात करें तो शॉर्ट आंसर टाइप 15 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल मार्क्स 60, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, सो 15 4 जा 60 मार्क्स। देन अगर एमसीक्यू की बात करें तो 30 क्वेश्चंस, डिफरेंट सेक्शन होता है ये। इस सेक्शन में 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा, इसमें भी 40 मिनट्स होगा और थर्ड में भी 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा। 30 क्वेश्चंस अगर मैं देखूं तो 120 मार्क्स, वर्बल एबिलिटी में 45 क्वेश्चंस विद 180 मार्क्स। तो टोटल ये 360 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसके अंदर लास्ट ईयर की बात करें तो आउट ऑफ 60 मार्क्स 24 मार्क्स कट ऑफ गई थी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के सेक्शन में। ये 40 मिनट्स में 15 करने थे, बट समवेयर अराउंड 6 क्वेश्चंस अगर आपके नेट सही है तो आपका लास्ट ईयर का कट ऑफ क्लियर था। अगर मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करूं, 30 क्वेश्चंस 120 मार्क्स, इसमें 35 मार्क्स वाज द कट ऑफ लास्ट ईयर। और अगर इसको रफली देखेंगे तो ये रफली 9 क्वेश्चंस के आसपास आता है और ये लगभग 6 क्वेश्चंस के आसपास जाता है। 113 की अगर बात करेंगे तो ये 28 क्वेश्चंस के नियर बाय। नेट क्वेश्चंस बात करें तो 112 मींस 28 टू 29 क्वेश्चंस के बीच में नेट क्वेश्चन सही थे, उनका ये पॉजिटिव रॉ स्कोर या फिर कट ऑफ तीनों में क्लियर हुई थी। बट अब स्ट्रेटजी बनाते टाइम कई बार ये ऐसा होता है कि सर इनका टोटल करें तो 24, 35, 59 प्लस 113 इट कम्स आउट अराउंड 172। बट 172 से आप एग्जाम निकाल नहीं पाओगे। 172 से एग्जाम निकलेगा नहीं, क्योंकि इंदौर में पीआई का भी प्रोसेस है। तो कई बार पहली चीज आपको याद ये रखनी है, इन डेटास को लेके आप ऐसा अजम्पशन मत कर लेना कि आउट ऑफ 360 172 कट ऑफ गई थी, ठीक है मैं 180 में स्कोर कर रहा हूँ, 185 स्कोर कर रहा हूँ, मेरा एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। ये मिथ है, ध्यान रखना। क्योंकि पीआई के होने के बाद जब लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट का स्कोर देखा गया तो उनके स्कोर्स भी 180 के और भी आगे गए थे। मींस अगर सेफली देखोगे तो लास्ट ईयर की बात करूं तो 200 प्लस इज कंसीडर्ड अ सेफ स्कोर अगर लास्ट ईयर की बात करूं। इसके पहले भी अगर आप देखोगे, इनको ऐड करोगे तो ये 51, 125, ये अराउंड 176 जा रहा है। इनको भी ऐड करोगे तो आपको आइडियली कहीं ना कहीं दिखेगा कि पीआई के प्रोसेस के होने के बाद 200 प्लस तो आपको 360 में से टारगेट करना ही है। अब उसकी स्ट्रेटजी में आज डिस्कस करने वाला हूं। तो दिस वाज अबाउट 2024 का पैटर्न। एक बार 2023 और 2022 का भी देख लेते हैं। अगर इसको आप क्लोजली देखोगे तो ये ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग, हर साल चेंज हो जाते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स की बात करूं या फिर पेपर के डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, उसके बाद भी ये वाली चीज में ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है। और यहां अगर देखोगे तो ये वाला पार्ट जरूर काफी डाउन हुआ था 2023 में, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल टफ था। और अगर यहां देखोगे तो लगभग ये चीज बराबर पर जा रही है। तो कहीं ना कहीं इंदौर के पेपर की बात करूं तो ये स्टेबलाइज हो चुका है। इट वाज स्टार्टेड इन 2011, अब हम 2025 में आ चुके हैं। इट्स बीन अराउंड 15 इयर्स। तो ये पेपर स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, मींस इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आता है। तो अगर इफ यू आस्क मी अबाउट द सेफ स्कोर फॉर आईपीमेट इंदौर, तो प्राइमा फेसी देख के ये मैं बोल सकता हूं कि इन 99% केसेस 200 प्लस इज अज्यूम्ड एज अ सेफ स्कोर इन आईपीमेट इंदौर। अब कैसे लाना है, क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए, उसका हम डिस्कशन आज करने वाले हैं। तो इससे आई होप ये समझ में आ गया होगा कि पहला मिथ आपको ध्यान रखना है, इनके समेशन पे नहीं जाना है। मार्केट में कई बार लोग बोलते हैं, कई आपके फ्रेंड्स रिलेटिव बोलेंगे कि 176, 172, 180 ये कट ऑफ जा रही है तो उतना टारगेट करना है। नहीं, आपको थोड़ा ज्यादा मार्जिन लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल कंपाइलेशन के बाद ये डिफरेंस आता है। आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आई होगी। तो 2023, 2022 ये सारा सबको क्लिक कर गया। अब 200 प्लस पर कैसे जाएंगे, इस पर डिस्कशन चालू करते हैं। आप लोगों से ही मैं जानना चाहता हूं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालना कि अगर मैं मार्क्स ऐड करता हूं, टोटल मार्क्स 60 प्लस 120 180,
और वर्बल एबिलिटी भी 180 है, मींस दो सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, वन इज क्वांट, अनदर इज वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आउट ऑफ दीज टू सब्जेक्ट्स दोनों का वेटेज तो हमें सामने देखने पे तो सेम लग रहा है। देखो इसका समेशन कितना आ रहा है 180, इसका समेशन ये भी 180 का है। तो क्या इससे हम ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं क्या कि दोनों का इक्वल वेटेज है, तो दोनों पे बराबर बराबर टाइम देना चाहिए? जल्दी से आप लोग अपना ओपिनियन बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या लगता है आप लोगों को कि दोनों पे बराबर टाइम देना चाहिए जस्ट बिकॉज दोनों का समेशन, दोनों को अलोकेटेड मार्क्स सेम है, इसके 180 है, इसके 180 है। अब होता क्या है, मैं इस पे थोड़ा सा मेरा ओपिनियन डिफरेंट है और मैं वो बता रहा हूँ साइंटिफिकली क्यों ऐसा हो रहा है। ऑल्दो आगे की स्ट्रेटजीज में मैं डिस्कस करूंगा कि आपको कैसे प्लानिंग करनी है थोड़ी देर के बाद, बट यहाँ पर जो हमें दिख रहा है वैसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, एक एग्जाम्पल से इसी पेज से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आप यहाँ मार्क्स देखोगे एक बार, तो क्वांट में टोटल मार्क्स कितने गए हैं? 35 + 24 59 आ रहे हैं लोगों के, है ना, बेयर मिनिमम जो कट ऑफ इन्होंने डिसाइड की है। क्वांट की कट ऑफ कितनी आ रही है 59, और यहाँ कट ऑफ कितनी जा रही है 113। यहाँ कट ऑफ कितनी गई है 125, यहाँ कट ऑफ कितनी गई है 112। इनका समेशन कितना है 51, ये समेशन कितना था 59, इसका समेशन कितना है 63। मींस 50 से लेके 63 के बीच में कहीं क्वांट का कट ऑफ आ रहा है, और अगर यहां देखोगे तो ये 100 में जा रहा है, डबल से भी ज्यादा, डबल से भी ज्यादा। तो देखने पर तो लग रहा है कि बराबर मार्क्स टोटल हैं, लेकिन पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है, जो टाइम अलोकेशन है पेपर में, वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है। आई मीन 40 मिनट्स में आप इंग्लिश वाले क्वेश्चंस हो सकता है 45 नहीं तो 30-35 टच आराम से कर लोगे, बट बच्चों का ये शिकायत आती है कि सर 40 मिनट्स में शॉर्ट आंसर टाइप के 15 क्वेश्चंस या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 30 अटेम्प्ट करना बहुत टफ होता है। तो ये पूरा का पूरा पेपर का पैटर्न थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ शिफ्ट कर जाता है। ये मैं आई एम नॉट सेइंग कि जिनकी इंग्लिश वीक है तो इस एग्जाम को निकाल नहीं सकते, उनके लिए दूसरी स्ट्रेटजी आती है। हर बच्चे के लिए स्ट्रेटजी डिफरेंट है, और वो स्ट्रेटजी क्या होगी, इफ दे आर गुड इन क्वांट तो वो लोग फिर यहाँ पर थोड़ा अच्छा स्कोर कर लेते हैं। अच्छा एज इन इतना नंबर लाना मुश्किल होता है कि आप इसका डबल लेके आ जाओ, बट हाँ आप 100 के आसपास अगर पहुंच गए और यहाँ आपने कट ऑफ भी क्लियर कर ली तो आपका 200+ इजीली आ जाएगा और आप सेफ जोन में चले गए, आपका सिलेक्शन आने के चांसेस नियर टू 100% हो जाएगा। तो जिनका मैथ्स है वो भी एडवांटेज उनको है, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश की कट ऑफ ज्यादा होने से आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। जिसका मैथ्स इंग्लिश दोनों ही अच्छा ना हो, जिनका दोनों ही अच्छा नहीं है, उनको गाइडेंस लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, है ना। क्यों नहीं होगा, ये एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम है ना। तो निधि जिनका दोनों ही एवरेज सा है वो पढ़ेगा ना, पढ़ाई करने के बाद तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। सो आई होप ये स्ट्रेटजी क्लियर है। अब मैं स्ट्रेटजी को थोड़ा और डिफाइन कर देता हूं। आपने देखा होगा 40 मिनट्स में 15 क्वेश्चंस दिख रहे हैं यहाँ पे, 24 मार्क्स। तो आप टारगेट ही करो कि इस जगह पर आपको 7 to 8 क्वेश्चंस को टारगेट करना है शॉर्ट आंसर टाइप में। दोज हु आर राइटिंग आईपी मेट दिस ईयर या अगले साल भी उनको काम आएगा, आपका टारगेट होना चाहिए 7 to 8 क्वेश्चंस नेट करेक्ट। अब इसमें पता है डिफरेंस क्या आता है, 15 क्वेश्चंस 40 मिनट्स, लेस देन 3 मिनट्स पर क्वेश्चन। डर जाता है बच्चा कि सर टाइम ही नहीं मिला, कैसे करते, है ना। तो अब टाइम आप ऐसे मत देखो, आप इसको ऐसे रिलेट करो, आपको 8 क्वेश्चंस करने हैं 40 मिनट्स में, नाउ यू आर गेटिंग 5 मिनट्स पर क्वेश्चन। ये मोर देन सफिशिएंट है, ट्रस्ट मी। आप पहले ही नर्वस हो जाते हो कि 3 मिनट से भी एक कम टाइम मिल रहा है, आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करने के चक्कर में होगा नहीं, क्योंकि लेवल थोड़ा सा टफ होता है। स्कैनिंग प्रॉपर करोगे, आपके माइंड में क्लियर रहेगा कि हाँ मैं 10 सवाल तक मुझे टच करना है, 10 में से 8 मुझे सही करने हैं, जो हो जाते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस। और दूसरा सेगमेंट इसमें ये होता है, आप 15 में से पहले इजी वाले को पिक करो, 15 में से 5 क्वेश्चंस इजी हर साल आते हैं, हर साल होते हैं, हर साल मिलेंगे, बट हम पैनिक में वो ढूंढ नहीं पाते हैं। तो 5 क्वेश्चन तो आपके 1 गो में हो जाएंगे, जिसमें ऑन एन एवरेज आपको 3 मिनट का टाइम लगता है। 15 मिनट में 5 क्वेश्चन आपने कर दिए, नाउ यू विल बी लेफ्ट विद 25 मिनट्स फॉर कंप्लीटिंग 4 और 5 क्वेश्चंस या उससे ज्यादा। तो हो गया ना आपकी 25 मिनट्स। बात के टफ वालों के लिए, मॉडरेट वाले के लिए कितना टाइम मिला, 3 से 4 क्वेश्चन और करने हैं, 25 मिनट्स का टाइम मिल रहा है, मींस 6-6 मिनट का टाइम है, आराम से करो। इस तरीके से आपको ब्रेक करना है, और ऐसा करने के बाद आपने इंश्योर कर लिया कि आपके 30 मार्क्स के आसपास यहाँ आ जाएंगे, 30 मार्क्स के नियर बाय इसमें आ गए। अब हम बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लास्ट ईयर
दिस वाज द ट्रिकीएस्ट सेक्शन अगर मैं इंदौर के एग्जाम की बात करूं, क्योंकि 40 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस करने हैं और इससे भी कुछ क्वेश्चंस टफ आ गए थे, तो वहां पर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए काफी स्टूडेंट्स और वहां जाके ट्रैप में फंसे। तो इसके लिए करना यह है, कट ऑफ देखोगे तो इसके आसपास ही जा रही है, मींस 10 क्वेश्चन के नियर बाय, 10 to 11 क्वेश्चंस के आसपास कट ऑफ है। आपको इसको देखना है कि कहीं से भी 15 से 16 क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, 15 to 16, आप ज्यादा भी कर सकते हो, बट आइडियली अगर आप देखोगे तो 30 क्वेश्चंस 40 मिनट्स अगर आ रहा है तो 1/3 क्वेश्चंस तो इजी आते ही हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, किसी भी एग्जाम में, अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं, 1/3 क्वेश्चंस आपको इजी मिलेंगे, मींस 10 क्वेश्चंस तो आपने इजी वाले करने ही है। और 10 क्वेश्चंस अगर इजी कर लिए, फिर मॉडरेट और टफ पे जाना है, तो आपको 10 क्वेश्चंस के बाद लगभग 5 से 8 क्वेश्चन और इसमें ऐड करने हैं, मींस इस तरीके से आप 18 के आसपास क्वेश्चंस अगर कर दोगे तो 70 मार्क्स आपको यहां टारगेट करना है। 70 मार्क्स, 60 to 70। तो अगर 70 मार्क्स आपने यहां टारगेट कर दिए तो आपकी कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगी, प्लस इन दोनों को ऐड करके आप नियर बाय 100 पर पहुंच गए क्वांट के अंदर, तो आपके टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं हुई। और अगर वर्बल की बात करूं तो ये आपको कट ऑफ के नियर बाय खेलना पड़ेगा। कट ऑफ अगर देखोगे तो ये वेरी करी थी, इसलिए क्योंकि इस साल पेपर थोड़ा सा इजी था वर्बल का, इस साल 2024 में थोड़ा सा टफर साइड आया था। तो नियर बाय अगर मैं बात करूं तो कहीं पर भी 33 क्वेश्चंस के नियर बाय आपको स्कोर सेफ जोन में लेके जाता है बाय लुकिंग एट पास्ट 3 इयर्स कट ऑफ, मींस 130 के आसपास अगर आपने इसमें मार्क्स लेके आ गए तो आप सेफ जोन में चले जाओगे, और 130 में 100 ऐड करोगे तो 230 के आसपास आपका स्कोर होता है। ऑल्दो बोलने में इजी है, बट अगेन आप स्मार्टली जाओगे तो लोग करते हैं, 230 मार्क्स इजीली ला सकते हैं इस तरीके से प्लानिंग करके। सो आई होप ये दोज हु आर राइटिंग आईपीमेट दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, आपको ये चीज फॉलो करनी है। सो दिस वाज अबाउट द आईपीमेट इंदौर स्ट्रेटजी। अब हम एक बार रोहतक और जिपमेट की बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा टॉपर्स क्या अलग करते हैं, और वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो चीज डे 1 से फॉलो करनी है, जिससे आप आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स नहीं आए टू क्रैक दिस टाइप ऑफ एग्जाम्स, चाहे वो आईपीमेट इंदौर हो या रोहतक हो या फिर जिपमेट की बात करें। तो जल्दी से एक बार हम आईपीमेट रोहतक एंड जिपमेट की स्ट्रेटजी को और डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अगर मैं रोहतक की बात करूं तो लास्ट ईयर कट ऑफ था 301। दोज हु आर न्यू इन दिस फील्ड उनको बता देता हूं, आईपीमेट रोहतक के एग्जाम में 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 120 मिनट्स का ही टाइम मिलता है। सो 1 क्वेश्चन पर मिनट। इसका इंदौर से लेवल बहुत ज्यादा इजी होता है, मींस थोड़ा बहुत इजी नहीं, अगर इंदौर से कंपेयर करेंगे तो इंदौर का लेवल ये है, तो रोहतक और जिपमेट का लेवल बहुत कम है ना। तो बिल्कुल प्लेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप कट ऑफ से भी अंदाज लगाओगे तो इसमें वेरिएशन ज्यादा हो रहा है। रोहतक का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 2019 में, 5 साल हुआ है, और अगर जिपमेट की बात करूं इट वाज स्टार्टेड इन 2021, तो ये 4 साल ही हुआ है अभी इसको, 21, 22, 23, 24। तो ये स्टेबलाइज नहीं हुए अभी, और जो एग्जाम्स स्टेबलाइज नहीं होंगे उनके कट ऑफ्स में वेरिएशंस आपको देखने पक्का मिलेगा। आपको तैयार रहना है। देयर इज नो सेफ स्कोर लाइक थ्योरी इन दीज टू एग्जाम्स जो स्टेबलाइज नहीं हुए हैं, बट स्टिल कुछ प्रेडिक्शंस होते हैं जिसको हम देख लेते हैं एक बार। अगर मैं रोहतक की बात करूं 306 इन 2022, फिर 409 पे गया, फिर 301 पर आ गया, मींस यहां पर पेपर बहुत इजी था, और यहाँ पेपर फिर से 2022 के लेवल का आया, तो ये 300 के आसपास पहुंचेगा अगर लेवल इसका हर साल की तरह आए 2023 को छोड़ के। और इसमें लॉजिकल रीजनिंग का भी एक सेक्शन ऐड हो जाता है। तो अगर इसमें सेक्शंस की बात करेंगे तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, आपका वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी पूछेंगे, और लॉजिकल रीजनिंग भी एक सेक्शन आता है जो कि इजी कर देता है इस पेपर को। टाइम मैनेज करना इजी हो जाता है क्योंकि मोस्टली लोग वीआरसी और एलआर को जल्दी सॉल्व करते हैं और इसके बचे हुए टाइम को क्वांट में यूटिलाइज करते हैं। सेम अगर मैं जिपमेट की बात करूं तो यहां पर भी आप देखोगे तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड आ रहा है कट ऑफ्स में, क्योंकि पेपर का लेवल हर साल बढ़ते जा रहा है। अगर आप 2022 की बात करोगे बिल्कुल प्लेन इजी पेपर है, आप देख लेना पेपर निकाल के। इवन ये 2024 की कट ऑफ भी आपको दिख रहा है डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, बट बहुत बेसिक फॉर्मूला बेस्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिपमेट के अंदर। तो ये एग्जाम्स तो आपका सिर्फ ये चेक करते हैं कि आपको बेसिक्स आता है कि नहीं। अगर आपको इफ यू आर गुड एट बेसिक्स आप एग्जाम्स बहुत जल्दी निकाल सकते हो। तो यहां से कट ऑफ की बात करें तो यहाँ 400 मार्क्स का पेपर होता है और 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
इसमें 120 होते हैं, इसमें 100 होंगे, 100 4 जा 400 इसका टोटल मार्क्स था, जिसमें से रफली 300 के आसपास जो मल्टीपल वेटलिस्ट निकलती है, मैं बोध गया की बात कर रहा हूँ, 292 कट ऑफ गई थी लास्ट वेटलिस्ट के हिसाब से। और इस जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, दोज हु बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी, उनकी कट ऑफ ये सारी जो मैंने अभी तक बताई उससे भी कम जाती है। सो आई होप एक रफ आइडिया आ रहा होगा, बट इसका सेफ स्कोर अजम्पशन मत करना, क्योंकि ये पेपर्स स्टेबलाइज नहीं हुए हैं अभी, और हर साल इसका पैटर्न बदलने से फ्लक्चुएट करेगा। नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो फ्लक्चुएट करने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए आप इसका सेफ स्कोर नहीं, आपको उस दिन ज्यादा क्वेश्चंस हो रहे हैं तो आप ज्यादा करके आओ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, ये मैंने ब्रीफ एक दिया है जिपमेट के अंदर, दोज हु आर राइटिंग दिस ईयर, मैं थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे व्हाट टॉपर्स डू डिफरेंटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप सबको पेन एंड पेपर लेके बैठोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि टॉपर्स की स्ट्रेटजीज वो है जो हो सकता है कि बहुत सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं, मान लो मैं 5 लोगों की बात करता हूं, ABCDE में से हो सकता है ए ने, बी ने और सी ने डेली के ऑन एन एवरेज 8 घंटे पढ़ाई करी पूरे साल, और डी और ई ने डेली का ऑन एन एवरेज 3 घंटे पढ़ाई करी पूरे साल। डी और ई टॉपर्स हो गए और ये लोग टॉपर्स नहीं हुए। तो उन्होंने अलग क्या किया, वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि टॉपर्स अलग क्यों होते हैं, वो क्या चीज ऐसी करते हैं जो बाकी जनता नहीं करती है, डिस्पाइट गिविंग दी 100% एफर्ट्स, हार्ड वर्क। ऐसे कई बार बोलते हैं ना कि हमें तो हार्ड वर्क करते रहेंगे तो हो जाएगा, जरूरी नहीं है। स्मार्टली प्लान करना है, हार्ड वर्क तो जरूरी है, पढ़ना तो पड़ेगा, बट कितना स्मार्टली करोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट पॉइंट से। टॉपर्स का अगर आप देखोगे तो पीछे स्क्रीन पर कुछ हैंड रिटन आपको दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं चीट शीट। चीट शीट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में ही कोई भी चैप्टर जैसे कंप्लीट हुआ, ऐसे इसका भी एक फॉर्मेट है। आप ये नहीं करोगे कि मान लो आपका परसेंटेज का लेक्चर चालू हुआ, उसके 2 लेक्चर्स कंप्लीट होने हैं, पहले लेक्चर्स के बाद आपने चीट शीट बनानी चालू कर दी, नहीं, ये गलत होगा। आपको करना ये है, पहले आपने चैप्टर की, पहले तो आपने सारे लेक्चर्स अटेंड किए, चाहे वो क्वाड्रेटिक का ही क्यों ना हो, क्वाड्रेटिक 1 2 3 जितने भी लेक्चर्स हैं सारा पढ़ लिया, क्लास शीट सॉल्व कर ली आपने, जो मॉड्यूल है, जो बुकलेट मिला उसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उसके बाद क्या होगा, आपके माइंड में क्वाड्रेटिक की हर चीज घूम रही होगी। वो एक टाइम आएगा, तुरंत नहीं। आई मीन ऐसा मत करना कि आपने थ्योरी क्लास में पढ़ी उसके बाद चीट शीट बनाना तैयार कर दो, नहीं। आपने सबसे पहले क्या किया, फिर से रिपीट कर देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले क्लास अटेंड करनी है, थ्योरी पढ़नी है, क्लास हैंडआउट्स पूरे सॉल्व करने हैं, डाउट्स क्लियर करने हैं अपने, फिर आपको मॉड्यूल के एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज 1 2 जितना भी गिवन है उसके सारे डाउट्स क्लियर कर लेने हैं। उसके बाद आपको लगेगा कि एक एक क्वेश्चन आपको आता है। नाउ यू आर इनटू दैट पोजीशन टू क्रिएट चीट शीट्स फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये इसको नहीं छोड़ना है, नहीं तो आप बाद में परेशान होगे। इसका फायदा मैं बता रहा हूं, बट अब हम नेक्स्ट टेस्ट करते हैं इसको बनाते कैसे हैं। ये मेरे एक स्टूडेंट ने ही तैयार किया था, और ये मैं लगभग आधा पेज ही दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि स्क्रीन पे पॉसिबल नहीं था, नहीं तो विजिबल नहीं होता। नंबर्स एक टॉपिक होता है, उसमें उसकी चीट शीट उसने तैयार की थी। A4 साइज का पेपर लो और जितने पार्टीशन आप कर सको उतने करने हैं। नॉर्मली लोग 2 करते हैं, इसने 3 कर रखे हैं। आपने देखा होगा 2 लाइंस वर्टिकली ड्रॉप कर रखी है उसने। लाइंस बनाने के बाद आपको अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल छोटा छोटा लिखना है, पूरे सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल छोटे से छोटा सेंटेंस लिख लिख के फॉर्मूला उसने हल्का सा एग्जाम्पल लिखा, ये होता है, आंसर लिख दिया, है ना। ये ऐसे करके हाउ टू चेक वेदर नंबर इज प्राइम और नॉट, ये कर दिया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स n ये है, नंबर ऑफ फैक्टर ये है, एग्जाम्पल। देन ये है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय n, तो ये क्वेश्चन लिख दिया। तो इसने तो कुछ एग्जाम्पल ज्यादा लिखे हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप करना ये, एक पेज पर 2-3 पार्टीशन करो, छोटा लिख के, एक तरफ तो लिखो फॉर्मूला, सेकेंड साइड को ब्लैंक छोड़ के रखो, कुछ मत लिखो उसमें। उस पर मैं बता रहा हूं उसका फायदा क्या होगा, कि आपने मान लो हर चैप्टर के एक एक पेज में लिखा, दूसरी तरफ ब्लैंक है। अब ऐसा तो है नहीं कि क्वाड्रेटिक आपने खत्म कर लिया या नंबर्स खत्म कर लिया, चीट शीट बना ली तो दोबारा कुछ नहीं आएगा। जब आप मॉक टेस्ट लिखोगे, उसको एनालिसिस कर रहे होगे, तो उस टाइम पे नंबर्स का फिर से एक नई चीज पता लग गई, क्योंकि हर बार नई चीज दिखेगी आपको। आप जितना पढ़ोगे उतनी नई नई चीजें आती जाएंगी। तो जो पीछे आपने ब्लैंक छोड़ा होगा उसमें ही पार्टीशन कर रखा है, वहां पर लिखना स्टार्ट कर दो।
जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा आपके पास ये पेज इतना भर जाएगा कि हर टाइप की चीजें जो आपके क्लास टीचर के से सुनी, जो आपने हैंडआउट्स में देखी, जो आपने मॉड्यूल में देखी, सब कुछ आपको एक पेज में नजर आने लगेगा। और ये टॉपर्स अलग करते हैं बाकी सारी जनता से, पहला फायदा। दूसरी चीज क्या होगी, रिवीजन वाला पार्ट। कई बार हम क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है 15 दिन हो गए, अब मुझे कुछ रिवाइज करना है, सारी किताबें उठाई, अब इतने इतनी नोटबुक भर गए 15 दिन में ही, क्योंकि क्लासेस चली मान लो 30 डेज 35 डेज, इतना एक नोटबुक भरा हुआ है, आप थ्योरी को रिवाइज कर रहे करते जा रहे हैं, बीच में कॉल आ गया या कुछ और चीज से आपने उसमें डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो परेशानी क्या आएगी। आपने रिवीजन के नाम पे क्या पढ़ा, सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ी। एग्जाम में थ्योरी थोड़ी आनी है, एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। तो ये चीट शीट जब तैयार रहेगी ना आपके पास, तो आप चीट शीट या अपने हैंडआउट्स अपने नोट्स नहीं पढ़ोगे, आप क्या करोगे, सीधे क्वेश्चंस उठाओगे। मुझे रिवाइज करना है, ठीक है, लेट्स डू सम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते टाइम आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, दूसरे में फंस गए तो आपने चीट शीट खोली, पहले चीट शीट में देखा, अच्छा इसका फॉर्मूला, अच्छा ये था क्या, हाँ ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। तो हुआ फायदा क्या हुआ, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गई, थ्योरी भी रिवाइज हो गई। अब मान लो चीट शीट में वो चीज नहीं मिल रही, डिटेल पे जाना है, आपको नहीं आ रहा याद क्या है, तो फिर आप अपने नोट्स को ओपन करके डिटेल्ड चीज देखने वाले हो। ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएटर होता है, इसको बोलते हैं स्मार्टली स्टडी करना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप मैंने चीट शीट के बारे में बताया है। क्वांट में तो करना ही है, अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग डीआई की बात करूं वहां भी कर सकते हो। एंड वर्बल एबिलिटी में जरूर चीट शीट का हम नाम थोड़ा दूसरा दे सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स आप मेंटेन कर सकते हो, डेली के 5 नए वर्ड्स को आप लिखो, आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, कुछ 5 वर्ड्स निकाले, उनके सिनोनिम एंटोनिम लिख लिया। इस तरीके से ही आप डेवलप कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा, लोग बोलते हैं सर मैं तो मैथ्स बैकग्राउंड का हूँ, मैं जेई बैकग्राउंड का हूँ, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, तो फिर उसको सही करो, सही करना पड़ेगा। नहीं आना इज नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, आपको उसके लिए चीट शीट तैयार करनी पड़ेगी, फ्लैश कार्ड्स अपने खुद के बनाओ, उसको लिखते जाओ डेली डेली। अगर आपने 5 भी लिखे ना, तो एक साल में कितने हो जाएंगे, 300 दिन भी मान लो तो भी 1500 वर्ड्स हो गए। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो पहली चीज टॉपर्स ये अलग करते हैं जो मैंने आपको बताया। अब सेकंड देखते हैं और क्या अलग करते हैं ये लोग। हाँ, अब ये लोग मैपिंग या रिवीजन बहुत अलग तरीके से करते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप इसमें टेबल में देखना। इस टेबल में के थ्रू में बताने वाला हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल मैपिंग एंड हॉरिजॉन्टल मैपिंग। हम ये एक बार देखते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मैपिंग का डिफरेंस क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता होगा, आपके साथ भी होता होगा, इवन स्कूल्स में भी हुआ होगा कि सर लगातार इतने सारे चैप्टर्स होते जा रहे हैं कि मेरे कुछ पार्ट जो था वो बैकलॉग में चला गया। स्कूल में भी हुआ होगा, है ना। आई होप आई एम करेक्ट इन दिस, है ना, सबके साथ हुआ है। आपके काफी सारी चीजें बैकलॉग में जाती होंगी। अब बैकलॉग्स को टॉपर्स कैसे मैनेज करते हैं, टॉपर्स भी उनके भी तो बैकलॉग्स होते हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। एक तो बैकलॉग का मैनेजमेंट और एक करंट वाली चीज का मैनेजमेंट, है ना। दो ही चीजें रहती हैं आपके जब आप पढ़ाई करोगे, एक तो करंट में जो चल रहा है उसको कंप्लीट करना है, एक बैकलॉग को कंप्लीट करना है। उसकी स्ट्रेटजी कैसे होगी वो मैं डिस्कस कर रहा हूं इस टेबल के थ्रू, ध्यान से देखना। ओके, इसमें मैंने लिखा है टॉपिक नेम, रैंडम लिखे, इसमें बहुत सारे आएंगे, फिर आपको तैयार करना है। थ्योरी, क्लास एंड डाउट्स, मॉड्यूल एक्सरसाइज 1, मॉड्यूल एक्सरसाइज 2, वर्कशॉप, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, जो भी है ना, कितने भी आप ऐसे सेग्रीगेशन कर सकते हो। मैंने आइडियली वो किया है जो हम कराते हैं, जैसे थ्योरी पढ़ाते हैं, हैंडआउट्स जाते हैं हमारे यहाँ, मॉड्यूल्स की एक्सरसाइज 1 आती है, एक्सरसाइज 2 आती है, वर्कशॉप जाती है, टेस्ट पेपर डिस्कस होते हैं, तो वो सारा मैंने एक बार कॉलम्स वाइज अरेंज किया है। अब ध्यान से सुनना ये चीज। मान लो प्रेजेंटली आपका टॉपिक चल रहा है टाइम इन वर्क। टाइम इन वर्क इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैपिंग, इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैपिंग। हॉरिजॉन्टल मैपिंग में क्या होगा कि जो आपका करंट वाली चीज है, हमेशा ध्यान रखना करंट जो पढ़ना है, करंट का मतलब ये नहीं है करंट अफेयर्स या फिजिक्स वालों को वो करंट वो नहीं है रेजिस्टेंस वाली। ओके, सो करंट का मतलब जो आप प्रेजेंटली पढ़ रहे उसको हमें हॉरिजॉन्टल मैपिंग से करना है। टाइम इन वर्क आपका चल रहा है, स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने पे क्या होगा, थ्योरी क्लास में पढ़ाई जाएगी, हैंडआउट्स डिस्कस होंगे, तो थ्योरी आपने पढ़ ली, ठीक, करंट में है तो हॉरिजॉन्टल मैपिंग। क्लास हैंडआउट्स में क्या होगा, मान लो हैंडआउट मिला, उसके आधे क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस हो गए, आपने क्लास में कर लिए, और जो रिमेनिंग हाफ है वो आपको घर पे जाके आराम से बैठ के करना है। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये साथ साथ चल रहा है, कुछ तो आप साथ साथ कर लेते होगे।
तो टाइम एंड वर्क में आपने एक बार ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, आपने साथ साथ टाइम निकाल के नेक्स्ट चैप्टर चालू होने के पहले मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 कर ली, डाउट्स पूछ लिए, एक्सरसाइज 2 भी कर ली। इसको हमने हॉरिजॉन्टली कवर कर लिया। हॉरिजॉन्टली मींस देयर इज नो बैकलॉग लेफ्ट, कुछ नहीं बचा, कर लिया हमने, टिक 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 टिक, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन हर बार सब कुछ सही चले ये जरूरी नहीं है, और नहीं होता है ना। आइडियल केस आता ही नहीं कभी। तो होगा क्या, मान लो टाइम एंड वर्क जब आपका चल रहा था, इसको तो टिक 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 कर लिया, लेकिन आपके बैकलॉग में ये पड़ा हुआ है, आपके बैकलॉग में परसेंटेज पड़ा हुआ है। आपने थ्योरी तो कर ली थी, क्लास में हैंड आउट में जो करा है वो कर लिया, लेकिन ये गायब है। इसके आपने आधा कर लिया, लेकिन ये गायब है। इसको आपने छुआ ही नहीं अभी तक, तो ये पूरा गायब है, ये बैकलॉग पेंडिंग है। अब होता ये है कि कई बार हम पता है कैसे करते हैं बैकलॉग का मैनेजमेंट, जो करंट में चल रहा है, नहीं 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 नहीं, पहले तो मुझे परसेंटेज वाला बैकलॉग है उसको चालू करना है। तो आपने क्या किया, इसको पढ़ने के चक्कर में बैकलॉग मैनेज करने के लिए आपने करंट को भी बैकलॉग बना दिया। तो हमेशा ध्यान रखना, आपको बैकलॉग के मैनेजमेंट में करंट को अगर आप बिगाड़ दोगे वो सबसे बड़ा डिजास्टर है, टॉपर्स कभी नहीं करता है। जो करंट में चल रहा है इट शुड बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, अनलेस अनलेस ऐसा हो रहा हो कि करंट में चल रहा है SICI, परसेंटेज पर डिपेंडेंट है, वो पढ़ना पड़ेगा आपको। उस केस में भी परसेंटेज को गो थ्रू करोगे आप, बेसिक बेसिक पढ़ोगे SICI का, आप करंट वाली चीज कवर करना है। तो करंट आपको बैकलॉग की कॉस्ट पे नहीं है ना, करंट को आपको मेंटेन करना ही है, पढ़ना है। अब बैकलॉग का मैनेजमेंट होगा वर्टिकल मैपिंग से, ध्यान से सुनना ये बात। बैकलॉग में आपका एक टॉपिक ये पड़ा है, एक टॉपिक ये पड़ा है, एक और टॉपिक में लिख देता हूं, सपोज आपका SICI पड़ा हुआ है, सपोज आपका फोर्थ टॉपिक इक्वेशन पड़ा हुआ है, लीनियर इक्वेशन। तो बैकलॉग को मैनेज कैसे करोगे, अब वर्टिकल मैपिंग से, उसका फायदा बता रहा हूं। करंट वाली चीज पढ़ते पढ़ते आपको ये देखना है कि इसके अलावा मैं कितना टाइम निकाल सकता हूं। निकलेगा टाइम तो निकालना पड़ेगा तभी होगा। तो मान लो आप 1 आवर का टाइम ले रहे हैं या 2 आवर्स का टाइम ले रहे हो, पूरे वीक में आपको ध्यान रखना है कितना टाइम मिलेगा। उसमें करोगे ये कि बैकलॉग में इस चैप्टर का सब कुछ खत्म नहीं करना है आपको, आपको वर्टिकली चलना है। जैसे थ्योरी प्लस एंड आउट ये कनेक्टेड होता है, तो पहले परसेंटेज की दोनों चीजें करोगे, फिर इसके दोनों चीजें करोगे, इसके दोनों चीजें करोगे, इसके दोनों चीजें करोगे। तो मान लो इन 4 चैप्टर के इस वर्टिकल पूरे कवर करने में, क्लास थ्योरी प्लस हैंड आउट कवर करने में मान लो आपने 15 दिन का टाइम ले लिया। अब नेक्स्ट 15 डेज में क्या होगा, ये कवर करोगे, ये कवर करोगे, ये कवर करोगे, ये कवर करोगे। तो एक्सरसाइज 1 सबकी कर ली। अब इसका फायदा बता रहा हूं क्या होता है। फायदा ये है कि हर 15 दिन में आप चारों टॉपिक को बार बार गो थ्रू कर रहे, तो कहीं ना कहीं रिवीजन भी हो रहा है ना। जो साइकोलॉजी की थ्योरी हम पढ़ते हैं, कॉग्निटिव थ्योरीज, इसमें हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अगर आप किसी इंसान से एक दिन मिले लाइफ में, 12 घंटे तक आपने टाइम स्पेंड किया उसके साथ, या फिर मैं हर महीने उस इंसान से या हर 15 दिन में एक एक घंटे के लिए मिलूंगा, तो कौन से केस में मुझे वो इंसान ज्यादा याद आएगा, ज्यादा रिकॉल कर पाओगे, सेकंड वाला केस डेफिनेटली, है ना। तो हमारा ब्रेन ऐसे ही काम करता है, आपको वर्टिकल मैपिंग से बार बार ये टॉपिक्स जो बैकलॉग है उसको रिवाइज करना है। इससे हर टॉपिक बार बार रोटेशन पे आपका रिकॉल होता रहेगा, और आपके ब्रेन को ये सेकेंडरी मेमोरी में ले जाने में हेल्प करेगा। और इससे यही चीज है जो टॉपर्स अलग करते हैं। पढ़ने को तो आपने भी पूरा हॉरिजॉन्टल में पढ़ा, ये हॉरिजॉन्टल में पढ़ा, लेकिन उसने स्मार्टली इसको प्लान किया था, टाइम बराबर दिया, लेकिन उसके माइंड में ज्यादा टाइम तक रहेगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैपिंग। कब कौन सा करना है, आई होप आपको समझ में आ गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, 2 मैंने एक्सप्लेन कर दी, थर्ड वन अभी कुछ बेसिक छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखनी है। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। सर मैंने आईपी मेट चालू कर दिया, मैं पढ़ते जा रहा हूँ, मैं क्वांट कर लिया, मैंने VRC कर लिया, मैंने LR कर लिया, मैंने DI कर लिया। अरे भाई सिलेबस तो देख लो पहले, एग्जाम का पैटर्न तो समझ लो, कैसे पढ़ना है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ऐसा नहीं है कि जिपमेट हो कई बच्चे मेरे पास आते हैं बोलते हैं सर जिपमेट में ज्योमेट्री मेंसुरेशन छोड़ दूं क्या। अरे क्यों छोड़ दो, ज्योमेट्री मेंसुरेशन इंदौर वाला थोड़ी आना है, इंदौर के लेवल का नहीं आएगा। इसमें एग्जाम में ज्योमेट्री मेंसुरेशन जिपमेट में कौन सा आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। कोई ट्राइंगल दे रखा है, सर्कल उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है ना, उसके सेंट्रॉइड से डिस्टेंस बताओ वर्टेक्स की, रेडियस के बराबर है, रेडियस दे रखी है, सीधा कॉपी कर दो आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। हो सकता है अभी ये आपके ऊपर से निकल गया हो जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की हो, बट लेट मी टेल यू वन थिंग,
जो 10th तक के लेवल की मैथ्स है लार्जली उतने में इस जिपमेट के एग्जाम को आप आराम से क्रैक कर सकते हो, बहुत ज्यादा एडवांस पढ़ने की जरूरत नहीं है। और कैन यू इमेजिन आप डायरेक्टली IIM बोधगया, IIM जम्मू, IIM रोहतक ऐसे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे होगे। IIM एक ब्रांड अपने आप में कैरी करता है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले आपको गो थ्रू करना है कि इंदौर में शॉर्ट आंसर टाइप आता है, होता क्या है, क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा होता है, क्या स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जब आप पढ़ाई कर रहे होगे ना तो आपका माइंड वहां जाएगा कि सर अच्छा इस वाले में इंदौर टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, अच्छा इसको मैं जिपमेट के हिसाब से देखूं तो क्या आएगा। आप टीचर्स से डिस्कस कर पाओगे, है ना, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ टॉपर्स ये अप्रोच करते हैं, पूरे सिलेबस को थॉरली देखते हैं। बिल्ड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स फर्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने डायरेक्ट क्लास चालू कर दी और क्लास में भी आप क्या कर रहे हैं, टीचर तो बेसिक से पढ़ा रहे हैं लेकिन आपने क्या किया, नहीं तो मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है। आप डायरेक्टली मॉड्यूल के टफ टफ क्वेश्चंस पे चले गए और एक बार जब आंसर्स गलत आने चालू हुए, गलत कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए, बाद में वो चीज फिर बहुत मुश्किल से सही होती है। तो बेस्ट एडवाइस ये है कि दोज हु आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन फॉर आईपीमेट टारगेटिंग 2026 और 2027, उनको 1 से 1.5 महीने फंडामेंटल्स पढ़ने हैं। क्लासेस में तो फंडामेंटल्स कराई जाएगा आपको साथ साथ ध्यान रखना है। जैसे इंग्लिश की बात करूं तो वर्ड पार मेडिजी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे आप अगर क्वांट की बात करें तो एनसीईआरटीज की बेसिक जो बुकलेट्स होती हैं 10th की 9th की, उसकी मैथ्स को एक बार फास्ट गो थ्रू कर सकते हो। तो ये सारी स्ट्रेटजीज टॉपर्स फॉलो करते हैं, पहले फंडामेंटल्स को एक अच्छे लेवल पे लेके चले जाते हैं जिससे उनको बाद में प्रॉब्लम्स नहीं आती है। आई होप ये फंडामेंटल्स वाली चीज आप समझोगे। नेक्स्ट, वो प्रैक्टिस भी लेयर्स में करते हैं। वो जैसा अभी जस्ट मैंने अभी कनेक्ट किया था, इट इज नॉट लाइक कि टफ क्वेश्चंस को पहले उठा लें फिर मॉडरेट फिर इजी, नहीं, वो एक लेयर में जाएंगे, इजी वंस को पहले करेंगे फिर मॉडरेट को जाएंगे फिर टफ लेवल पे जाएंगे। नहीं तो होता क्या है, आप टफ पे गए, 10 में से 2 सवाल हुए, कॉन्फिडेंस खत्म, फिर मन ही नहीं करेगा। और जब मोटिवेशन नहीं आएगा, जब आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो आप कभी प्रिपरेशन कर नहीं सकते। तो कॉन्फिडेंस अगर बढ़ाना है, अगर आपको एग्जाम तक अगर सेम कंसिस्टेंटली एफर्ट मारने हैं तो आपको डेफिनेटली लेयर्स में स्टडी करनी पड़ेगी। इजी वंस को पहले फिर मॉडरेट देन टफ पर मूव करोगे। सेम स्ट्रेटजी एग्जाम में भी फॉलो होती है। डेली टाइम टेबल एंड माइक्रो गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल के बिना कुछ नहीं हो सकता है। यू आर गोइंग टू बी अ फ्यूचर मैनेजर, फ्यूचर लीडर। आपने जो लाइन ऑप्ट की है इसमें अगर आपने अभी से अपने आप को ही मैनेज करना स्टार्ट नहीं किया तो आप आगे फिर कुछ भी मैनेज नहीं कर पाओगे। तो टाइम टेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है प्रिपरेशन के टाइम में, अच्छा मैं आज क्या पढूं, थोड़ा क्वांट पढूं क्या, नहीं नहीं मन नहीं कर रहा, चलो एलआर पढ़ते हैं, नहीं नहीं एलआर नहीं पढ़ना है, वीए नहीं पढ़ना है। आपको कई बार ऐसा होता होगा, स्कूल के टाइम में भी होता होगा कि एक दिन आपने खराब कर दिया किस वजह से, कि क्या पढूं समझ नहीं आ रहा था। और इसका सॉल्यूशन होता है आपको वीकली टाइम टेबल तैयार करना है। वीकली टाइम टेबल में डे वाइज प्लानिंग होनी चाहिए कि मुझे नेक्स्ट वीक में, और होता यह है स्कूल के साथ मैनेज करोगे आप तो स्कूल का तो पता होता है ना कि किस चीज की क्लासेस लगने वाली हैं, आपको कैलेंडर मिलता है स्कूल के अंदर, तो आप पूरे वीक का आपको आइडिया है। आप कोचिंग में जाओगे वहां का भी आपको पूरा टाइम टेबल मिलेगा, इस वीक में कब कौन सी चैप्टर की क्लास होनी है। तो पूरे वीक का आपके पास एक माइक्रो गोल्स के साथ प्लानिंग होनी चाहिए कि इस दिन मुझे ये चीज करनी है। तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि शाम को 7 से 8 मुझे सपोज लॉजिकल रीजनिंग का क्लॉक्स वाला चैप्टर पढ़ना है। आप जाओगे 7 बजे, सोचोगे नहीं, सीधा उठा के और क्लॉक्स पढ़ना चालू करोगे, 10 मिनट भी वेस्ट नहीं होंगे आपके। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा। डेली टाइम टेबल एंड माइक्रो गोल्स करना है, प्लस एक लॉन्ग टर्म विजन भी लेके चलना है। मंथली, 1 महीने में निपटाना है, क्योंकि फिर मुझे ये चीज कब कंप्लीट करनी है वो भी आपको आना चाहिए। सेम चीज आप फॉलो कर सकते हो स्कूल्स के अंदर, स्कूल्स की प्लानिंग में भी। ऑलराइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टॉपर्स इस चीज को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और नॉर्मल जनता इससे सबसे दूर भागती है। सर टेस्ट नहीं लिखना है, सर जो पीवाईक्यूज आए हैं पिछले साल में आए उसको हम एग्जाम के पहले लिखेंगे, एग्जाम के 5 दिन पहले। क्यों भाई, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं अगर आपने पहले से नहीं देखा तो आपको आइडिया कैसे चलेगा, कैसे पता लगेगा कि पैटर्न चल क्या रहा है। आप क्लास में डिस्कस ही नहीं कर पाओगे, उसके सराउंडिंग क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाओगे। तो आपको पीवाईक्यूज भी देखते रहना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पैटर्न क्या चल रहा है, आपको मॉक टेस्ट रेगुलरली देना है। बट इसमें कई बार कुछ लोग ओवर एंथुजियास्टिक होके गड़बड़ कर देते हैं। किस तरीके से, कि जैसे चैप्टर खत्म हुआ, चलो आज तो बस मैं ही
सारा टेस्ट स्टॉप करने वाला हूं, और तुरंत बैठ जाते हैं। उन्होंने क्या प्रोसेस फॉलो नहीं किया, थ्योरी हैंडआउट पढ़ के सीधे टेस्ट पे जंप कर गए। नहीं, आपको थ्योरी हैंडआउट करना है, डाउट्स पूछने हैं। मॉड्यूल 1 कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करनी है, डाउट्स पूछने हैं। एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करनी है, डाउट्स पूछनी है, देन गो फॉर मॉक्स। होगा क्या, नहीं तो आप डायरेक्ट जंप करोगे, अगेन वही चीज। हर चीज का एंड कहाँ हो रहा है कि आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, फिर आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, और आके बोलोगे सर मैं तो क्वांट आती नहीं है, मुझे वर्बल पढ़ने में मन ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपने उस चीज को अच्छे से, जो ड्यू कोर्स होना चाहिए वो फॉलो नहीं किया है, ड्यू प्रोसेस आपने फॉलो नहीं किया है। आई होप ये ध्यान रखोगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, अगर उसको मैंने डबल टिक दिया है तो उसको 5 टिक दूंगा, कि मॉक टेस्ट से ज्यादा टाइम आपको देना होता है एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपर्स के लिए अगर मैं बात करूं, अगर 2 आवर्स का इंदौर का एक मॉक लिखा तो उनको 5 घंटे एनालिसिस में देते हैं वो, 4 से 5 घंटे। कैन यू बिलीव इट? कई बार हमें लगता है कि सर दे दिया बस टेस्ट, अब क्या है, फ्री हो गए। एग्जाम के बाद कई बार आता है अच्छा मॉक टेस्ट दे दिया, चल अब तो पार्टी करने चलते हैं, आज का दिन कुछ नहीं पढ़ना। क्यों? आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको एनालिसिस ऐसे नहीं कि उससे पूछे तेरे कितने नंबर आए, ऐसे कितने आए, नहीं, आपको थ्रू आउट पेपर 90 क्वेश्चन अगर इंदौर में आ रहे हैं और आपने उस दिन के मॉक टेस्ट में 40 क्वेश्चन किए, देन व्हाट अबाउट दोस 50 क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुए? और उसके लिए एक मिस्टेक बुक करके आती है जो आपको तैयार करना है। इसमें मैं लिख देता हूं, एक आपको मिस्टेक बुक तैयार रखनी है। ये आगे भी आपको दिख जाएगा थोड़े टाइम बाद। एक अलग से एक एरर बुक भी बोल सकते हैं, इसको मेंटेन करो कि अच्छा आपने, कई बार पता है क्या होता है, कुछ लोग एनालिसिस नहीं करते हैं तो क्वाड्रेटिक के किसी क्वेश्चन में, मान लो किसी कॉन्सेप्ट में मॉक टेस्ट 1 में गलती करी, मॉक टेस्ट 5 में उसी पे क्वेश्चन आया फिर गलती करी, मॉक टेस्ट 10 में क्वेश्चन आया फिर गलती करी। क्यों? आप सीखे ही नहीं उससे। तो एनालिसिस से क्या होगा कि आपने मिस्टेक बुक मेंटेन करी, उसमें जो भी आपने मिस्टेक की उनको लिखना स्टार्ट कर दिया कि इस कॉन्सेप्ट में मैंने गलती करी थी, इसको मुझे ऐसे इंप्रूव करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में मैंने टाइम ज्यादा लिया था, इसमें कैसे टाइम कम लेना है आपने लिख लिया और मेंटोर से डिस्कस कर लिया। ये लिखने से बहुत फायदा होता है। आपको एक अलग बुक मेंटेन करनी पड़ेगी, नोटबुक, किस चीज के लिए? मॉक टेस्ट एनालिसिस के लिए। और मॉक टेस्ट में कोई चीज अगर अच्छी नई चीज दिख गई तो क्या करोगे? ऑल्दो अभी आप बोल नहीं पा रहे, बट आई होप आप रिकॉल कर रहे होगे, मैंने एक चीट शीट बताई थी और चैप्टर के पीछे जो ब्लैंक पेज है उस पर नोट कर लेना है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये सब स्ट्रेटजीज हैं जो नॉर्मली टॉपर्स फॉलो करते हैं। तो ये पार्ट आई होप समझ में आया होगा। रिवीजन स्ट्रेटजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन स्ट्रेटजी में क्या चीज काम आएगी? चीट शीट, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी। और रिवीजन में भी ऐसे नहीं करना है कि रिवीजन जो बैकलॉग वाली चीज हो गई या उसकी मैपिंग के थ्रू ही जाओगे, चीट शीट पढ़ोगे। सिर्फ चीट शीट पे डिपेंडेंट मत रहना, वो एक क्विक गो थ्रू के लिए होता है। तो रिवीजन स्ट्रेटजी वो फॉलो करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अलोंग विथ चीट शीट। क्वेश्चन किया, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो चीट शीट पे गए, चीट शीट से हेल्प नहीं मिली तो प्रॉपर नोट्स पर चले गए, नोट्स से हेल्प नहीं मिली तो मेंटोर्स के पास चले गए, है ना। ये एक फ्लो चार्ट है जो आपको याद रखना है। इस तरीके से करोगे, ये नहीं करोगे कि क्वेश्चन नहीं हुआ सीधे मेंटोर्स के पास पहुंच गए, सर कर दो। अब सर तो कर ही देंगे, उनको तो सब आता है, उन्होंने कर दिया, आपकी लर्निंग्स कहाँ हुई, है ना। ये चीज ध्यान रखना है। तो आपको ऑर्डर ये फॉलो करना है। और एक और मिस्टेक होती है, ऑर्डर लोग यहाँ से फॉलो करते हैं, नोट्स फिर जाएंगे चीट शीट पे, फिर जाएंगे एग्जाम्पल पर। बिल्कुल गलत है, टॉपर्स कभी ऐसा नहीं करते। नेक्स्ट, फोकसिंग ऑन वीकनेस एंड पॉलिशिंग द स्ट्रेंथ्स। ये भी एक बहुत फेमस सी चीज है, जो जहां भी ग्रे एरियाज हैं उस पर टाइम ज्यादा देना है। सर आई एम नॉट गुड एट इनइक्वालिटीज इन मॉडुलस, लॉग से मुझे बहुत डर लगता है, इंदौर में आता है, क्या किया जाए? तो आपका वीकनेस है, वो आपका वीकनेस है। कुछ तो स्ट्रॉन्ग एरिया होगा आपका, होगा जिसमें आपके मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे, या फिर आप बहुत कंफर्टेबल फील करते होगे उस वाले सेक्शन को, आप धीरे धीरे लर्न करते जा रहे हैं, वो चीजें आती जा रही है। तो आपको अपना टाइम डिवोट करना आना चाहिए कि जो वीक एरियाज हैं उस पे एक्स्ट्रा टाइम दो। तो इस पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा और इसकी पॉलिशिंग करते रहना है, इसको भी पढ़ता रहना है, क्योंकि स्ट्रेंथ से ही तो आपके मार्क्स जल्दी जल्दी आएंगे, आप जल्दी कर पाओगे। इसको नहीं छोड़ना है, ये तो आपकी स्ट्रेंथ है, उसको तो रखो, होल्ड करो, कंसिस्टेंटली कैरी करो उसको, लेकिन यहाँ टाइम आपको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा देना है। सो इंप्रूव योर वीकनेस थ्रो मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस इन प्रैक्टिस। इसके थ्रू ही होगा। आप थ्योरी बार बार पढ़ोगे तो खत्म, टाटा बाय बाय, फिर कुछ नहीं होगा।